सीताराम दोस्तों, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आज हम चंद्रमा पे अपना तीसरा वीडियो बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम आज हाउसेस के साथ प्लैनेट को ऐड करके चलें। और आज हम हाउसेस पे बात करेंगे चंद्रमा के साथ। अभी मैं आया हुआ हूँ माँ बंगला भवानी के मंदिर में, जो कि एक शक्ति पीठ है। ये आपके उत्तर प्रदेश के उजियार में पड़ता है, जो बलिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आज हम यहीं से शुरुआत करेंगे और आपको अभी पहले दर्शन कराऊं, देन फिर हम अपने टॉपिक पे बात करेंगे। चलिए आइए। ये संकट मोचन हनुमान जी हैं, आप दर्शन करिए। सीताराम 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 सीताराम। अब हम चलते हैं मंदिर के प्रांगण से होते हुए मंदिर में चलेंगे। अभी यहाँ पे साफ़ सफाई चल रही है, शाम के टाइम में साफ़ सफाई चलती है। ये मंदिर बहुत पुराना है, 6-7 शताब्दी का प्राचीन मंदिर है, जो इसका हिस्ट्री है। ये माँ काली, माँ दुर्गा और माँ अन्नपूर्णा, इन तीनों माताओं का आशीर्वाद है। ये आप दर्शन करिए। माँ मंगला भवानी का जय। माँ मंगला भवानी। चलिए, कुछ टाइम पहले गेट खुला हुआ था, अभी गेट बंद किया है क्योंकि साफ़ सफाई चल रही है। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो सफाई करने में परेशानी हो रही है। अब हम यहाँ के प्रांगण से धीरे धीरे निकलेंगे। ये घंटियाँ बंधी हुई हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। बारिश भी हो गई है तो थोड़ा फिसलन भी है। अभी हम मंदिर के पीछे चलेंगे, वहाँ पे एक स्पेस है जहाँ पे हम आगे की बातें करेंगे। ये है मंदिर में काम भी चल रहा है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, शक्ति पीठ है। सावन का महीना भी चल रहा है। कैसा लगा आप लोगों को? बहुत बहुत धन्यवाद दर्शन करने के लिए। हम जो कल बात कर रहे थे, चंद्रमा पे बात कर रहे थे। हमारा जो कल टॉपिक था वो था साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। उससे हम भटक नहीं सकते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट हमारा वही टॉपिक है। और एक्चुअली मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं ज्योतिष नहीं पढ़ाने वाला हूँ किसी को, बट मैं एक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर कोई पेशेंट है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से गुज़र रहा है तो वो अपना चार्ट चेक कर सकता है। चार्ट नहीं भी है तो उसके भी तरीके हैं मालूम करने के लिए। सो बस मैं एक बेसिक आपके सामने रखता हूँ कि आप बेसिक चीज़ों को समझ जाइए। तो हम कल जब बात कर रहे थे कि चंद्रमा का जो है 3 नक्षत्र है, रोहिणी जो कि वृष राशि में पड़ता है, टॉरस। दूसरा है हस्त जो कि कन्या राशि में पड़ता है, वर्गो। और तीसरा जो है वो है श्रवण जो पड़ता है मकर राशि में, कैप्रिकॉर्न। ये तीनों नक्षत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं चंद्रमा के लिए, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व में आते हैं। पृथ्वी तत्व क्या है? हम पृथ्वी पे हैं, हमारे पास जो भी भौतिक चीज़ चाहिए वो पृथ्वी तत्व के थ्रू ही मिलता है। इसलिए चंद्रमा बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। चंद्रमा सिर्फ माइंड को रिप्रेजेंट नहीं करता है, चंद्रमा आपके कैश को रिप्रेजेंट भी करता है। आपका जो भी लिक्विड मनी है वो चंद्रमा से ही देखा जाता है। अगर आपके पास लिक्विड मनी का दिक्कत है, आपके पास कैश फ्लो रुक नहीं पा रहा है, आपके पास पैसा नहीं आ रहा है किसी भी रास्ते से,
ठीक है कि आप काम नहीं कर रहे हो, आपके पास कोई जॉब नहीं है, वो डिफरेंट थिंग्स, बट उसमें कहीं ना कहीं चंद्रमा इन्वॉल्व है। चंद्रमा से ही पैसा आएगा। और जो टॉरस राशि है रोहिणी, ये चंद्रमा की सबसे बढ़िया राशि है, बढ़िया नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा हो और वृषभ राशि में हो तो ये बहुत अच्छा होता है कैश फ्लो के लिए। और टॉरस राशि जो होती है वो आपके सेविंग का भी है बहुत सारी चीज़ों का, कुटुंब का है, आपके खाने पीने का है, आपके कुल देवी का है, बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो आपके सेविंग का है। अगर चंद्रमा बिगड़ा हुआ है तो आप सेविंग नहीं कर सकते हैं, आपके पास पैसा नहीं बचेगा किसी भी तरीके से। सो अब हम बात करते हैं, 12 राशियां हैं। अब चंद्रमा को हम शुरू करते हैं फर्स्ट राशि से। सो मेष राशि। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि तत्व की राशि में चंद्रमा जो है, एक्चुअली क्या है कि जो भी प्लैनेट राशियों में रिजल्ट देते हैं, अभी मैं एक बेसिक बात कर रहा हूँ, प्रॉपर रिजल्ट देखने के लिए हमें पूरी कुंडली देखनी पड़ेगी। अभी मैं बेसिक बात कर रहा हूँ, प्रथम दृष्टियाँ, बाकी हमें नक्षत्र देखना पड़ता है, उसके बाद कौन से ग्रह की दृष्टि है, नवमांश में क्या कंडीशन है, दशमांश में क्या कंडीशन है, बहुत सारा लेयर्स है। बट अभी हम एक बेसिक बात कर रहे हैं कि चंद्रमा फर्स्ट हाउस से लेके 12th हाउस तक क्या है उसका, किस तरीके से वो रिजल्ट देता है। तो मेष राशि जो है अग्नि तत्व की राशि है। यहाँ पे चंद्रमा उतना कंफर्टेबल नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है। चंद्रमा एक जलीय राशि है, कर्क राशि पड़ती है, उसका वो स्वामी है। तो अग्नि तत्व में आप समझ सकते हो कि पानी और अग्नि फिर किस तरीके से होगा। तो ऐसा नहीं कि आप ज़िंदगी में कुछ करोगे नहीं, आप पैसा कमाओगे, सब कुछ करोगे, बट आप कहीं ना कहीं मेंटल प्रॉब्लम में रहोगे ही रहोगे, क्योंकि वो अग्नि है, चंद्रमा जल है। तो अग्नि जल का जो प्रकोप होगा मिलने से, वो आपके बॉडी पे आएगा ही आएगा। सो मेष राशि में चंद्रमा जो होता है, वो उसको उतना हम अच्छा नहीं कह सकते हैं, उतना हम बेहतर नहीं कह सकते हैं। और मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, जो चंद्रमा का मित्र होता है। दोनों मित्र हैं, बट ये है कि वो एक अग्नि है, एक जल है। तो पानी और जल जब आपस में मिलते हैं तो दिक्कत तो होता ही है। इसमें होता है कि व्यक्ति जो है संवेदनशील, आकर्षक और कल्पनाशील होता है। मन थोड़ा चंचल लेकिन स्वभाव से मिलनसार होता है। अब चलते हैं हम सेकंड टॉरस में, वृष राशि। ये पृथ्वी तत्व की राशि है। इसमें चंद्रमा अच्छा होता है, क्योंकि इसका स्वामी शुक्र होता है। पृथ्वी तत्व से चंद्रमा एसोसिएटेड है, क्योंकि इसका जो 3 नक्षत्र है वो पृथ्वी तत्व के राशियों में पड़ता है। इसलिए चंद्रमा यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्ट फील करता है। वाणी में मधुरता होती है, परिवार और धन के प्रति लगाव अधिक होता है। आर्थिक स्थिति उतार चढ़ाव वाली हो सकती है। अब आते हैं हम तीसरे भाव में, ये है वायु तत्व। तो वायु तत्व में चंद्रमा ठीक होता है, बट वायु है वो उड़ाएगा, जल को उड़ाता है। तो वायु तत्व में चंद्रमा ठीक है, मतलब उतना बुरा नहीं है। जहाँ तक साहसी होगा, यात्राओं से लाभ होगा, शौकीन होगा वो घूमने फिरने का, और कला प्रेमी होते हैं, भाई बहनों से अच्छा संबंध होता है। फिर आते हैं हम कर्क राशि। कर्क राशि है जल तत्व। यहाँ पे चंद्रमा बहुत ही अच्छा हो जाता है। एक्चुअली चंद्रमा रानी ग्रह है, बहुत ही सेंसिटिव ग्रह है। तो रानी क्या अपने घर में ही कंफर्ट फील करती हैं। राजा हो या रानी हो, अपने घर में, अपने हवेली में वो ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं। वो बाहर किसी के दूसरे के घर में कंफर्ट फील नहीं करते हैं। तो चंद्रमा अगर सबसे बेहतर रिजल्ट देता है किसी हाउस में, तो वो है 4th हाउस, कर्क राशि, क्योंकि वो अपने घर में आ गया। और जल तत्व की राशि है कर्क राशि।
तो यहाँ पे चंद्रमा बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। और क्या देता है, माता से विशेष स्नेह मिलता है, इन्हें भौतिक सुख सुविधाएं मिलेंगी, भूमि और वाहन का अच्छा सुख प्राप्त होता है। अब आते हैं हम पांचवी राशि जो हमारी है लियो, सिंह राशि। ये अग्नि तत्व आ गई फिर से। तो यहाँ पे चंद्रमा उतना कंफर्ट फील नहीं करता है, क्योंकि पंचम हाउस जो है कुंडली का वो आपके इंटेलेक्ट का है, आपके क्रिएशन का है, आपके बच्चों का है, आपके लव अफेयर का है। पंचम हाउस आपके पास्ट लाइफ का पुण्य कर्मा है। पास्ट लाइफ में आपने क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, वो पंचम हाउस बहुत अच्छे से बताता है। और बहुत इम्पोर्टेंट हाउस है पंचम हाउस, क्योंकि ये आपका त्रिकोण का हाउस है, 159 जो हम त्रिकोण बोलते हैं। तो पंचम हाउस जो है त्रिकोण का हाउस है और बहुत ही शुभ त्रिकोण है। कालपुरुष की कुंडली में पंचम हाउस का स्वामी जो होता है वो सूर्य देवता होते हैं। लियो राशि यहाँ कॉल करती है। यहाँ पे क्या होगा कि आपका माइंड जो है ना बहुत ही फ्लैक्चुएट करेगा। पंचम हाउस क्योंकि ये अग्नि तत्व है और यहाँ का स्वामी सन है, मित्र राशि में है। सन चंद्रमा के मित्र होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका माइंड बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करेगा, क्योंकि चंद्रमा फ्लैक्चुएशन का कारक है। चंद्रमा फ्लैक्चुएट करता है। जैसे हमने बताया था कि शुक्ल पक्ष के सप्तमी से लेके कृष्ण पक्ष के सप्तमी तक चंद्रमा स्ट्रांग होता है, बाकी जो बीच में होता है उसमें चंद्रमा वीक हो जाता है। अगर आपका अमावस्या का जन्म है या आपका कृष्ण पक्ष के सप्तमी के बाद का जन्म है और चंद्रमा पंचम हाउस में बैठ गया तो भैया दिक्कत करेगा। ये फिर मानसिक स्थिति आपकी थोड़ी ख़राब हो सकती है और बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। मैंने आपसे पहले भी बोला था, ये प्रथम दृष्टियां हैं और सब कुछ देखने के लिए पूरी कुंडली को चेक करना पड़ता है। बट हाँ, मतलब प्रथम दृष्टियां के हिसाब से यहाँ पे वो प्रॉब्लम करेगा। चंद्रमा अग्नि तत्व में बैठा है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा ही प्रॉब्लम करेगा, बट हाँ एक फर्स्ट स्टेज में आप उसको देखते हैं कि पंचम हाउस में चंद्रमा है, वो फ्लैक्चुएशन का कारक है और पंचम हाउस आपके इंटेलेक्ट का है तो वो फ्लैक्चुएट करेगा। और पंचम हाउस में जातक जो है रचनात्मक, तीव्र बुद्धि और शिक्षा और प्रेम संबंधों में संवेदनशील, ये सारी चीज़ें हैं पंचम हाउस का। फिर चलते हैं हम छठवीं राशि जो है हमारी कन्या राशि। ये फिर से हम आ गए आपके पृथ्वी तत्व में। यहाँ पे चंद्रमा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसका अपना नक्षत्र है यहाँ पे, फिर भी वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि ये 6, 8, 12 मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। 6, 8, 12 भाव जो है ये डिफ़िकल्ट भाव है, ये त्रिक भाव है। यहाँ पे ऐसे ही कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे ग्रह आने का मतलब है कि आपने इस ग्रह के साथ पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ गलत किया है, तभी वो आपके 6, 8, 12 भाव में ग्रह मिला है। सबसे अच्छी कुंडली होती है जब 6, 8, 12 भाव में कोई ग्रह ना हो। मतलब अच्छी क्या, मतलब थोड़ा कंफर्ट होता है उस बंदे के लाइफ में। लेकिन 6, 8, 12 में जो ग्रह है ये आपको टॉप पे भी ले जाता है। मतलब इस ग्रह के पास वो पावर है जो आपको ज़मीन से उठा के आसमान पे बैठा सकता है। वो 6, 8, 12 भाव ही है। कुंडली के सबसे इम्पोर्टेंट भाव अगर मुझे आज के टाइम में बोलोगे, कलयुग के बारे में बोलोगे, तो वो है 6, 8, 12 भाव जी। कन्या राशि में चंद्रमा है, पृथ्वी तत्व में है, मानसिक तनाव देगा, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव और शत्रुओं या खर्चों को लेकर चिंता बनी रहती है, ये होगा। हाँ, जब इसको हम अलाइन कर लेंगे तो फिर ये भाव, इन चीज़ों में आपको फिर जो मैं नेगेटिव बोल रहा था सारा ये चीज़ पॉजिटिव हो जाएगा। शत्रुओं से फ़ायदा होने लगेगा जो आपके पैसे बर्बाद हो रहे थे, आपके पैसे बचने लगेंगे। अलाइन करना है, क्योंकि मैंने जिस गुरुजी से ज्योतिष सीखा है, पढ़ा है, वो बोलते हैं कोई हाउस, कोई ग्रह ख़राब नहीं होता है, वो सब मिला है, प्रभु का आशीर्वाद है। हाँ, पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है तो आपको अलाइनमेंट करना है। अलाइनमेंट करोगे वो
ग्रह अच्छा रिजल्ट देके जाएगा। अब आते हैं हम सप्तम हाउस लिब्रा। लिब्रा जो है ये फिर हम वायु तत्वों में आ गए। यहाँ पे चंद्रमा अच्छा होता है क्योंकि ये वायु तत्व है। अग्नि तत्व में चंद्रमा थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वायु तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व में वो ठीक ठाक रिजल्ट देता है। और लिब्रा तुला राशि जिसके स्वामी होते हैं शुक्र, तो यहाँ पे चंद्रमा सही है, अच्छा है। क्या है तो जीवन साथी सुंदर और स्वभाव से कोमल होते हैं। पार्टनरशिप कामों में आपको मन लगता है और वहाँ से फ़ायदा भी होता है। और भावनाएं जो हैं आहत भी हो सकती है, मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, दोनों यहाँ पे होगा तुला राशि में। उसके बाद हम चलते हैं अब वृश्चिक राशि। ये चंद्रमा का सबसे, मैं मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि वर्स्ट बोलोगे, लेकिन हाँ चंद्रमा का जो सबसे पीड़ा वाला घर है ये वृश्चिक राशि है, जिसको हम स्कॉर्पियो बोलते हैं। यहाँ पे चंद्रमा नीच का हो जाता है। बट आप लोग ऐसा मत डरिएगा क्योंकि अभी हमें नौमांसा भी देखना होता है। नौमांसा देखेंगे, दसमांसा देखेंगे, तब हमें मालूम चलेगा कि क्या कंडीशन है। बट अभी हम एक बेसिक बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे चंद्रमा नीच का हो जाता है वृश्चिक राशि में। यहाँ पे वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता क्योंकि वृश्चिक राशि जो है पताल हो गया, अंधेरा हो गया। ये ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। ट्रांसफॉर्मेशन वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। सो ये है। बट यही हाउस जो है आपको रातों रात स्टार बनाता है, आपको रातों रात वायरल करता है, आपको रातों रात ज़मीन से उठा के आसमान पे बैठा देता है। ये हाउस भी अगर उसको आपने अलाइन कर लिया तो फिर ये चंद्रमा आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। नीच का है बट इसको आपने अलाइन कर लिया तो ये बहुत बहुत कुछ दे के जाएगा आपको। तो आपको ये अलाइन करना पड़ता है। और अब आते हैं अष्टम हाउस पे। अष्टम हाउस में चंद्रमा जो है ये डिप्रेशन का कारक है। मतलब कोई भी मानसिक स्थिति शुरू होती है तो कहीं ना कहीं अष्टम हाउस राहु और केतु से चंद्रमा जो है एसोसिएटेड होता है। ज़रूर कहीं ना कहीं उसका संबंध यहाँ पे मिल जाएगा जी, अष्टम हाउस में। सो यहाँ पे इसका उपाय करना ही पड़ेगा। और कोई भी अगर मानसिक स्थिति से गुज़र रहा है, मेंटल डिसऑर्डर से गुज़र रहा है, नेगेटिव एनर्जी उसके ऊपर है, जो आप लोग देशी भाषा में बोलते हैं भूत प्रेत, मैं तो नेगेटिव एनर्जी बोलता हूँ। आप देखना उसका चंद्रमा अष्टम हाउस से या फिर राहु केतु से एसोसिएटेड होगा ही होगा। अब आते हैं 9th हाउस पे। यहाँ पे चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाता है। अग्नि तत्व है बट ये धर्म का हाउस है, हायर एजुकेशन का है, विजडम का है, त्रिकोण का हाउस है। 159 में जो सबसे शुभ त्रिकोण है वो 9th हाउस है। तो चंद्रमा यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देता है। और जो है यहाँ पे चंद्रमा जो है करियर और कार्य क्षेत्र में मनचाही सफलता दे सकता है। जनता के बीच में मान सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त होती है जी। अग्नि तत्व है लेकिन यहाँ पे चंद्रमा देता है। आप ठीक है, मतलब प्रॉब्लम तो रहेगा यार, हमारा जन्म हुआ है तो ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम तो हम झेलेंगे। आप अगर आप जितना बड़ा करोगे उतना जो है प्रेशर आपके ऊपर रहेगा, उतनी आपकी मानसिक स्थिति उस तरीके से काम करेगी, वो तो होगा ही होगा बॉस। सो ये है। अब आते हैं हम मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देता है। ये है पृथ्वी राशि। यहाँ पे चंद्रमा का अपना खुद का श्रवण नक्षत्र भी पड़ता है। सो चंद्रमा यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आपको बहुत अच्छा राजनेता बना सकता है, आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना सकता है, आपको अच्छा नेम फेम दिला सकता है चंद्रमा मकर राशि 10th हाउस में अगर बैठा हुआ है तो। और बहुत सारे एस्पेक्ट देखने पड़ते हैं हमें, बट हम एक प्रथम दृष्टि में लेके चल रहे हैं। वहाँ पे ये चंद्रमा बहुत ही बढ़िया होता है। यहाँ पे जातक धार्मिक होगा, करियर और कार्य क्षेत्र में मनचाही सफलता मिलती है, जनता के बीच मान सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त होती है, ये सब यहाँ पे होगा। अब आते हैं हम 11th हाउस, कुंभ राशि। कुंभ राशि एक्वेरियस, इसके स्वामी जो हैं शनिदेव होते हैं।
बोला जाता है कि 11th हाउस की राशि में कोई भी प्लैनेट बैठेगा वो अपना अच्छा ही रिजल्ट देगा, क्योंकि ये उपचय भाव में आता है और 11वां राशि जो होता है वो आपके डिज़ायर का है, आपके लाभ का है। तो यहाँ पे कोई भी प्लैनेट बैठेगा तो आपको लाभ देगा ही देगा। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा थोड़ा प्रॉब्लम में हो जाता है। एक्चुअली इस हाउस में जो पापी ग्रह होते हैं, जिनको बोला जाता है शनि, मंगल, राहु, केतु, वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। सौम्य ग्रह थोड़ा सा फंस जाते हैं, डिफ़िकल्टी हो जाती है उनके साथ और थोड़ा वो दिक्कत होता है। चंद्रमा अगर यहाँ पे है वही, और वायु तत्व है और त्रिषडाया का ये सबसे पापी हाउस है 11th हाउस। तो यहाँ पे चंद्रमा आपका माइंड बहुत ज़्यादा उड़ेगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। जो भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर कुंभ राशि 11th हाउस में अगर उनका चंद्रमा बैठा है, या राशि कोई भी हो 11th हाउस में चंद्रमा बैठा है, क्योंकि हाउस सबसे इम्पोर्टेंट होता है, देन राशि होती है। राशि जो है वो तत्व को बताता है, बाकी जो भाव होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। रिजल्ट 60-70% जो है रिजल्ट हमें उस भाव से ही मिलता है। सो हम पहले मतलब भाव को हम ज़्यादा अहमियत देंगे। तो चंद्रमा यहाँ पे आपको दिक्कत देगा, लेकिन धीरे 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 आफ्टर 36 ये चंद्रमा फिर बहुत बेहतर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उपचय हाउस है और चंद्रमा लाभ के घर में बैठा है, तो आपको ये लाभ ज़रूर देगा। सो 11th हाउस जो है वो बहुत सारे कारकत्व हैं, मैं बहुत सारे कारकत्वों पे नहीं जाता हूँ। ये आपका सोशल मीडिया का हाउस है, ये लाभ का है, डिज़ायर का है, आपके जिगरी दोस्तों का है। सो यहाँ पे चंद्रमा होगा तो आपको जनता से मदद मिलेगी, आपको दोस्तों से मदद मिलेगी और आप फेमस हो सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे फेमस हो सकते हैं। सो ये सारा चीज़ है यहाँ पे। अब आते हैं 12वें हाउस पे, मीन राशि, पाइसेस। यहाँ पे चंद्रमा जल तत्व की राशि है मीन राशि। मीन राशि में चंद्रमा यहाँ पे अच्छा फील करेगा, लेकिन इसको अलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि 12वां हाउस जो होता है ये होता है विदेश का, आपके जन्म स्थान से दूर जाना पड़ेगा। अगर आप जन्म स्थान में हैं जहाँ पे आपका जन्म हुआ है और मीन राशि में अगर आप चंद्रमा लेके बैठे हैं, तो फिर आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। आप बहुत डिप्रेशन में जा सकते हैं, आपकी मानसिक स्थिति ख़राब हो सकती है, चाइल्डहुड ख़राब हो सकता है। होता है ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं, उनको कितना भी समझाओ, कितना भी पढ़ने के लिए बोलो, वो उनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो ऐसे लोगों की कुंडलियों में चंद्रमा जो है 12th हाउस में, अष्टम हाउस में, 6th हाउस में आपको मिलेगा मिलेगा। सो अगर आप जन्म स्थान से दूर चले जाते हैं तो फिर ये चंद्रमा बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और 12वां हाउस जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस है। सो चंद्रमा यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे सकता है और बहुत से बहुत ख़राब रिजल्ट भी दे सकता है। वो कुंडली देखने के बाद पता चलेगा कि हम क्या चंद्रमा क्या रिजल्ट दे रहा है। तो 12वें हाउस में जो चंद्रमा रिजल्ट देता है वो विदेश यात्रा है, विदेश में बसने का योग होता है, एकांत प्रिय होता है, खर्चा की अधिकता और आध्यात्मिक विषयों में गहरी रुचि होती है। ये छोटा सा ब्रीफिंग था चंद्रमा को लेके, और बहुत अच्छा लगा। ये मेरा चौथा वीडियो है आप लोगों के साथ, और मैं कैसे बोल पा रहा हूँ ये गुरुजन और सीताराम जी की कृपा है, नहीं तो मैं इतना बोल भी नहीं पाता हूँ। थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है तो मुझे शक्ति मिल रही है। ये मैंने एक बेसिक बताया आपको, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल सिकनेस, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, इसको समझने के लिए हमें चंद्रमा ग्रह को समझना पड़ेगा और थोड़ी सी हमें एस्ट्रोलॉजी, थोड़ा सा हमें ज्योतिष भी समझना पड़ेगा। सो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफिंग दूंगा। बाकी आज के टाइम में तो गूगल पे सारे लोग जो हैं, जो भी है सब अवेलेबल है, आप देख सकते हो, समझ सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, 24 मिनट की है, कोई नहीं, 4 मिनट ही ज़्यादा हुआ है।
सो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे सन पे, सूर्य पे। और सूर्य भी सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में। जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है वो है चंद्रमा और सन। सूर्य और चंद्रमा, राजा और रानी, आत्मा और माइंड, सारा गेम यहीं पे, इन्हीं का अलाइनमेंट करना होता है। यही बिगड़े होते हैं। जब ये दोनों बिगड़े होते हैं तो सारे ग्रह बिगड़े होते हैं। अगर ये दो ग्रह का आप अलाइन कर लेते हो, मून को और सन को, तो आपको सारे ग्रह फिर कंट्रोल में आ जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही। सीताराम, प्रणाम, धन्यवाद।